तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। अब तक हम क्या पढ़े? मौर्योत्तर काल की रूपरेखा के बारे में। ठीक। मौर्योत्तर काल में कौन कौन लोग थे? मौर्योत्तर काल आपको दिखना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन लोग थे, या पोस्ट मौर्य पीरियड में कौन कौन लोग थे। ठीक। अब उसी पोस्ट मौर्य पीरियड में हमने कैसे बांट के पढ़ा था? उत्तर भारत में विदेशी राजवंश और भारतीय राजवंश। ठीक। इसके बाद दक्षिण भारत में चोल चेरपांड और उड़ीसा में कलिंग का चेदी वंश। तो उत्तर भारत में जो विदेशी राजवंश थे उसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, आईएसपी। इंडो ग्रीक से आई, शक, यस, पी से पार्थियंस, के से कुषाण। आईएसपी, आईपीएस नहीं, आईएसपी के, आईएसपी कुषाण। ऐसे आप याद करिए, आईएसपी कुषाण, आईपीएस नहीं भाई। ठीक। तो अब उन्हीं में हम इंडो ग्रीक को आज उठाएंगे। विदेशी आक्रमणकारियों में इंडो ग्रीक को एक एक करके, पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पार्थियंस, फिर कुषाण, फिर भारतीय राजवंश में एक एक करके, फिर कलिंग का चेदी वंश। ऐसे करके हम करके फिर हमारा मौर्योत्तर काल का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो आइए हम इंडो ग्रीक के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, इंडो ग्रीक, देवनागरी में इंडो ग्रीक, इंग्लिश में इंडो ग्रीक। इंडो मतलब हिंद, ग्रीक मतलब यमन, हिंद यमन या हिंद यमन, इंडो ग्रीक या हिंद यमन। तो इंडो ग्रीक या हिंद यमन के भारत में दो वंश थे। भारत में इंडो ग्रीक या हिंद यमन के भारत में दो वंश थे। कौन कौन? पहला डिमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रेटाइड वंश। ठीक। अच्छा, डिमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइड वंश, ये सब आया कैसे, क्या है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक। इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आप रिसर्च मत करने लगिएगा कि भैया ये डिमेट्रियस आया कहाँ से, मैं अब इसको रट डालूंगा, खोज डालूंगा कि डिमेट्रियस कैसे आया, यूक्रेटाइड कैसे आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब चीजें नहीं एग्जाम में आती हैं। जो एग्जाम में आती हैं उसको आपको ध्यान देना है। ठीक। तो डिमेट्रियस वंश एक था, एक यूक्रेटाइड वंश। भारत में दो वंश थे इंडो ग्रीक के। डिमेट्रियस वंश का संस्थापक कौन था? जिस जो कि ये दिखने से ही लग रहा है, डिमेट्रियस वंश का डिमेट्रियस प्रथम था। और यूक्रेटाइड का यूक्रेटाइड्स था। ठीक। अच्छा, डिमेट्रियस, इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल या सियालकोट। और यूक्रेटाइड वंश की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ठीक। अच्छा, डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मिनेंडर। मिनेंडर, मिनेंडर, MINANDER, मिनेंडर। ठीक। और यूक्रेटाइड का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? एंटियाल किट्स, एंटियाल किट्स। ठीक। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा सबसे प्रसिद्ध राजा मिनेंडर के बारे में, इधर एंटियाल, क्योंकि यही दोनों, यही सबसे प्रसिद्ध राजा, यही दोनों। डिमेट्रियस का मिनेंडर सबसे प्रसिद्ध था, यूक्रेटाइड का एंटियाल किट सबसे प्रसिद्ध था। और ये डिमेट्रियस वंश में डिमेट्रियस, पसाम, यूक्रेटाइड, ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना है कि राजधानी क्या है, किसने स्थापना की, ये सब दिमाग में नहीं रखना। बस दो राजाओं को ध्यान में रखना है, मिनेंडर को और इसमें एंटियाल किट्स को। ठीक। मैं चाहता तो आपको केवल मिनेंडर बताता और एंटियाल किट्स बताता, लेकिन वो आपको जो एक फ्लो होता है, जो एक लिंक होता है कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ी, वो चीज अगर मैं आपको बताऊंगा, बता रहा हूँ, तभी तो आप क्लियर होगा कि भैया डिमेट्रियस प्रथम ने स्थापना की, फिर इसके बाद मिनेंडर सबसे प्रथम। तो ये चीज आपको थोड़ा लिंक बैठाने में आसानी होगी। डायरेक्ट मैंने बताया कि मिनेंडर के बारे में जान लीजिए, एंटियाल किट्स के बारे में जान लीजिए, तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है। इसलिए मैंने ये सब सारी चीजें लिखी। इंपॉर्टेंस केवल कौन सा है? मिनेंडर इसमें है, इसमें एंटियाल किट्स है। ठीक। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध राजा डिमेट्रियस वंश का मिनेंडर, जिसको भारतीय स्रोतों में मिलिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारतीय स्रोतों में? मिलिंद। मिनेंडर को ही मिलिंद कहा जाता है। और आगे मैंने ये क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो। इसका क्या मतलब है भाई? तो आइए इसकी एक कहानी है वो सुन लीजिए,
फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मिलिंद पन्हो क्या है। ठीक, तो ये जो भारतीय स्रोतों में जो मिनेंडर को मिलिंद कहा जा रहा है, इसी मिलिंद की इसी मिलिंद की एक बौद्ध भिक्षु था, नागसेन। इसी मिलिंद की एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से एक बार शास्त्रार्थ हो गया। किसका? मिलिंद का। क्या हुआ? एक बार इसी मिलिंद का एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था, बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था? नागसेन। नागसेन से क्या हो गया? शास्त्रार्थ हो गया। ठीक, अब मिलिंद एक से एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, और नागसेन सारे प्रश्नों का जवाब देता जा रहा है। एक भी प्रश्न का जवाब ऐसा नहीं है कि नागसेन ने नहीं दिया, सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। तो मिलिंद ने अपने आप को क्या किया? सरेंडर कर लिया, उनका पैर पकड़ लिया। किसका? नागसेन का, जो कि बौद्ध बौद्ध भिक्षु था। उसका पैर पकड़ लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक, और सरेंडर करने के बाद उसने क्या किया? क्योंकि नागसेन क्या था? बौद्ध भिक्षु था। तो मिलिंद भी बौद्ध धर्म अपना लेता है। मिलिंद ने सरेंडर करके बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, अब जो नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो शास्त्रार्थ हुआ, उसी को एक बुक का रूप दे दिया गया, एक किताब का रूप दे दिया गया, जिसका नाम रखा गया मिलिंद के प्रश्न। क्या नाम रखा गया? मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न। उस बुक का क्या नाम रखा गया? मिलिंद के प्रश्न। और इसी मिलिंद के प्रश्न, जो ये बुक है, इसको पाली भाषा में लिखा गया था, और पाली भाषा में इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। अब समझ में आपके आ गया होगा कि मिलिंद पन्हो कहां से आया। ठीक, तो मिलिंद क्या किया? मिलिंद नागसेन से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा था, शास्त्रार्थ होता गया। फिर नागसेन ने सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया, सारा उत्तर दिया इसको। मिलिंद अपने आप को लास्ट में समर्पण कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, तो मिलिंद और जो नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो शास्त्रार्थ हुआ, उसको एक बुक का रूप दे दिया गया, जिसका नाम मिलिंद के प्रश्न, और जिसको पाली भाषा में अच्छा, ये पुस्तक जो है पाली भाषा में लिखी गई, तो इसीलिए इसको मिलिंद, पाली भाषा में क्या कहा जाता है? मिलिंद पन्हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो मिलिंद के कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, तो सबसे प्रसिद्ध राजा मिनंडर, और उसकी क्या कहानी है मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आइए एंटियाल किट्स पे। यूके टाइडबर्न का जो एंटियाल किट्स था, तो इसने एंटियाल किट्स ने क्या किया? इसने शुंग शासक एक शुंग शासक था भागभद्र, तो भागभद्र के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, जिसका नाम था हेलियोडोरस। एंटियाल किट्स ने क्या किया? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा, जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्या किया? अच्छा, शुंग शासक भागभद्र का दरबार कहाँ था? विदिशा दरबार था। ठीक, तो हेलियोडोरस ने क्या किया? हेलियोडोरस इसके दरबार में गया और वहां एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। क्या? एक हेलियोडोरस ने वहां एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, और उस पर क्या अंकित करवाया? वासुदेव। उस पे वासुदेव अंकित करवाया, और स्वयं को कहा भागवत। स्वयं को क्या कहा? भागवत। और वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। भागवत से ही पता चलता है कि हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया। ये बातें मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। तो कौन से कब किस टॉपिक पे मैंने ये बातें बताई थी? जब मैं आपको वैष्णव धर्म का विकास बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने आप को हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत कहा, और जो विदिशा दरबार में जो गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था, उस पे क्या नाम अंकित किया था? वासुदेव। और स्वयं को भागवत कहा। तो इसी से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं
कि हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म अपनाया? वैष्णव धर्म। ठीक। तो एंटियाल किट्स ने वो सारी चीजें किसने भेज, ये एंटियाल किट्स ने हेलियोडोरस को भेजा था किसके दरबार में? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में। ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एंटियाल किट्स से संबंधित क्या कहानी है। ठीक। तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन के भारत में दो वंश थे, डिमेट्रियस यूक्रेटाइड, जिनमें इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा मिनंडर, इसके बारे में मैंने बताया। यूक्रेटाइड में सबसे महत्वपूर्ण एंटियाल किट्स। एंटियाल किट्स ने क्या किया, क्या इसका रिलेशन था, कहाँ रिलेशन था, क्या था, इसके बारे में मैंने बताया। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया कि विदेशी आक्रमणकारी में इंडो ग्रीक का जो वंश था। ठीक। अच्छा, जब ये इंडो ग्रीक आएंगे भारत में, तो इंडो ग्रीक का भारतीयों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और भारतीयों का कुछ इंडो ग्रीक पे भी प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर आप, अब मान लीजिए आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव में कोई विदेशी आ गया, ठीक, और विदेशी आपके साथ रह रहा है, 2 4 10 साल आपके साथ लगातार रहा, तो कुछ कुछ असर उस विदेशी का आप पे पड़ जाएगा और आपका असर उस विदेशी पे कुछ पड़ेगा, कुछ विदेशी का आप पे पड़ जाएगा। ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यूनानी और भारतीयों का जब आपस में संपर्क हुआ तो उसका कुछ प्रभाव हुआ, यूनानियों का भारतीयों पर कुछ प्रभाव हुआ, भारतीयों का यूनानियों पर कुछ प्रभाव हुआ। तो ये चीज और इम्पोर्टेंट है। इस इस वंश से ज्यादा भारत यूनानी संपर्क का प्रभाव ये इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, भारत यूनानी संपर्क का प्रभाव। तो भारत यूनानी संपर्क सबसे पहले हम ये बड़ा है तो थोड़ा पहले, सबसे पहले हम यूनानियों पर देखते हैं कि भारतीयों का यूनानियों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीयों का यूनानियों पे मैंने लिखा है कि भारतीय धर्म को स्वीकार किया। तो जो यूनानी आए उन्होंने क्या किया, इस इस भारत यूनानी का प्रभाव ये पड़ा कि यूनानी भारतीय धर्म को स्वीकार किया। इसका उदाहरण क्या है? मिलिंद, मिनेंडर, जो मिनेंडर आया था उसने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया था। हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म अपना लिया था, अभी मैंने आपको बताया थोड़ा, हेलियोडोरस वैष्णव धर्म अपना लिया था। और यूनानी जो भारत में योग की पद्धति थी, कुछ योग के बारे में भी यूनानी भारतीयों से सीखे। ठीक। तो यूनानियों पे क्या क्या प्रभाव? यूनानियों ने कुछ धर्म अपनाए और योग की पद्धति को सीखा। तो यूनानियों पे बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना प्रभाव पड़ा। अब यूनानियों का भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज देखने लायक है। तो भारतीयों पर कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ा, प्रशासन के क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ा और आर्थिक क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कला एवं संस्कृति में। तो कला एवं संस्कृति में नंबर 1 क्या है? ज्योतिष। नंबर 1 क्या है? ज्योतिष। तो इसको मैं बताऊं आपको, ज्योतिष के बारे में मैंने बताऊं कि गार्गी संहिता, एक गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता में वर्णन, एक वर्णन मिलता है कि यद्यपि यूनानी निम्न कुल के थे, यद्यपि यूनानी, गार्गी संहिता में यूनानियों के बारे में एक वर्णन मिलता है कि यद्यपि यूनानी निम्न कुल के थे, लेकिन फिर भी ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण ये क्या है? यूनानी वंदनीय है। गार्गी संहिता में ऐसा जिक्र मिलता है। माने ज्योतिष के जो मूल निर्माता थे कौन थे? यूनानी थे। और भारतीयों ने ज्योतिष अच्छा, भारतीयों ने ज्योतिष यूनानियों से सीखी। भारतीयों ने ज्योतिष यूनानियों से सीखी। गार्गी संहिता में क्या कहा गया था कि यूनानी म्लेच्छ हैं, निम्न कुल के हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष के मूल जानकार होने के कारण ये वंदनीय है। ठीक। तो वंदनीय है, तो इसको देखकर भारतीय इस ज्योतिष के बारे में यूनानियों से कुछ सीखे। तो क्या सीखे? पहला चीज तो ये सीखे कि जो हम लोगों का सप्ताह का जो 7 दिन होता है, जो सप्ताह का 7 दिन होता है, उस 7 दिनों में विभाजन कैसे हुआ, ये चीज हम लोग यूनानियों से सीखे। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन हम लोग किससे सीखे? यूनानियों से सीखे। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको, नक्षत्रों को देखकर किसी का भविष्य बताना, भविष्य बताने की कला।
नक्षत्रों को देखकर किसी के भविष्य बताने की कला हम लोग किससे सीखे? यूनानियों से सीखे। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो आपका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो आप भाग भाग के पंडित जी के यहाँ पास जाते होंगे। पंडित जी के यहाँ जाते होंगे तो पंडित जी कहते होंगे कि भाई आपका मंगल तो बहुत भारी है, आपके ऊपर शनि सवार है। ठीक। खैर, आप जो भी है, तो नक्षत्र देखकर भविष्य बताना, ये चीज हम भारतीय किससे सीखे? यूनानियों से सीखे। ठीक। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ज्योतिष में हम लोग क्या क्या सीखे। सप्ताह के जो 7 दिनों का विभाजन है वो सीखा गया। फिर नक्षत्रों को देखकर भविष्य बनाने बताने की कला हम लोग किससे सीखे? यूनानियों से सीखे। अच्छा, आगे देखिए। हेलेनिस्टिक आर्ट्स। हेलेनिस्टिक आर्ट्स, तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट्स भी हम लोग, हेलेनिस्टिक आर्ट्स का, इन यूनानियों से हेलेनिस्टिक आर्ट्स की भी हम लोग, हेलेनिस्टिक आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। इन्हीं यूनानियों के प्रभाव से भारतीयों में हेलेनिस्टिक आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, हेलेनिस्टिक आर्ट्स का विकास हुआ। और यही हेलेनिस्टिक आर्ट्स जो है आगे डेवलप होकर अपना जो गांधार कला है, गांधार कला का रूप ले लेता है। यही हेलेनिस्टिक आर्ट्स आगे किसका रूप ले लेता है? गांधार कला का रूप ले लेता है। ठीक। तो ये हेलेनिस्टिक कला में बस इतना ही। आगे आगे देखिए, ये नाटक। तो भाई नाटक के बारे में भी हम भारतीयों पर कुछ यूनानियों का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? आप नाटक देखते होंगे, नाटक देखे होंगे, तो उसमें यवनिका शब्द का एक उपयोग है। यवनिका, और यवनिका का मतलब होता है पर्दा। हम भारतीय जो है, भारतीय नाटक जो है, उसमें आप देखेंगे कि एक शब्द का प्रयोग है यवनिका, और उसका प्रयोग हम किस किस अर्थ में करते हैं? पर्दे के रूप में करते हैं। पर्दे को हम क्या कहते हैं? यवनिका। तो ये यवनिका शब्द आया कहाँ से? चूंकि यूनानियों को हम भारतीय स्रोतों में यवन कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन। यूनानियों को हम भारतीय स्रोतों में यवन कहते हैं, और इसी यवन से यवनिका शब्द हम लोग भारतीय लिए। तो यवनिका, यवनिका शब्द हम लोग यवनों से प्रभावित होकर लिए हैं, तो ये भी एक प्रभाव है। ठीक। यवनिका पर्दे के लिए है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में क्या है? साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? तो जो मिलिंद पनहो है, वो एक वार्तालाप में है कि मिलिंद ने प्रश्न पूछा। ठीक। तो बौद्ध बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, तो वार्तालाप के रूप में है। ठीक इसी प्रकार जो आपकी जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है, वो भी वार्तालाप के रूप में है। तो ये भी एक प्रभाव है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक। अच्छा, सिक्का बनाने की कला। ये सिक्का बनाने की कला, तो सिक्का बनाने की कला अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आप आर्थिक क्षेत्र में भी ले सकते हैं। सिक्का बनाने की कला को आप आर्थिक क्षेत्र में भी ले सकते हैं, या इसको सांस्कृतिक क्षेत्र में भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर सिक्का बनाने की कला की मैं बताता हूँ। प्रशासन। तो भारतीयों के प्रशासन पर क्या प्रभाव है यूनानियों का? आप आज के युग में देखते होंगे कि डीएम, एसपी, पुलिस, ये क्या देखते हैं? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, नागरिक प्रशासन। मतलब जो हम लोग हैं, ये देखते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसपी, पुलिस। ठीक। ये कोई सैन्य, आर्मी से संबंधित नहीं देखते हैं। आर्मी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हैं। ये क्या देखते हैं? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो यूनानियों के यूनानी का जो प्रभाव था, इसके आने के पहले तक हम लोग तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से परिपक्व थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन मिलिट्री शासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो जब ये यूनानी आए, तब पहली बार भारतीयों में मिलिट्री शासन की शुरुआत हुई। मिलिट्री शासन कहाँ लगता है? जब जब नागरिकों में ज्यादा उपद्रव या आंतरिक बहुत ज्यादा अशांति फैल जाती है, तब मिलिट्री बुलाई जाती है। ऐसे सामान्य में तो सिविल सिविल अपना सिविल पुलिस है, या पुलिस, डीएम, एसपी जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन जब
स्थिति भयानक भयानक हो जाती है तब मिलिट्री शासन आता है। तो जब यूनानी आए भारत में तो इनका प्रभाव एक ये भी था कि भारत में मिलिट्री शासन नहीं था, तो इन्होंने क्या कि मिलिट्री शासन इंट्रोड्यूस किया भारत में। इसके पहले भारत में मिलिट्री शासन नहीं था, तो प्रशासन के क्षेत्र में मिलिट्री शासन का इंट्रोड्यूशन करना, ठीक। अच्छा, अब आर्थिक क्षेत्र में जो सिक्का बनाने की कला है, इस चीज को बहुत ध्यान देने की बात है। तो आइए हम आर्थिक क्षेत्र या सिक्का बनाने की कला, सिक्का क्या स्थिति थी, इसको हम देखते हैं। तो सिक्के बनाने की कला भारतीयों पर, भारतीय यूनानियों संपर्क का जो प्रभाव हुआ, तो सिक्के बनाने की कला, भारतीयों में सिक्के बनाने की कला विकसित हुई। तो कैसे क्या विकसित हुआ, तो एक चीज और, एक फैक्चुअल चीज आप जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो किसने चलवाए भाई, इंडो इंडो ग्रीक ने। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए, इंडो ग्रीक ने। मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास होता है। क्या है, आर्थिक विकास का एक आधार तैयार होता है। आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक विकास का आधार तैयार होता है किसमें, मौर्य काल में, ठीक। तो मौर्योत्तर काल में तमाम आर्थिक विकास होते हैं, सोने के सिक्के तमाम चलते। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक ने चलाए। अच्छा, अच्छा, आप एक चीज और जान लीजिए कि मान लीजिए ये इंडो ग्रीक की लाइन है, ये इंडो ग्रीक है, ठीक। तो इंडो ग्रीक से पहले भारत में सिक्के कैसे बनते थे, कैसे चलते थे, क्या था, इंडो ग्रीक के पहले। इंडो ग्रीक आए तब तो तमाम चीजें परिवर्तन हुआ, लेकिन इंडो ग्रीक से पहले भारत में सिक्कों की क्या स्थिति थी, कौन सी विधि अपनाई जाती थी सिक्कों बनाने की, ठीक। तो तो उस समय भारत में इंडो ग्रीक से पहले भारत में जो विधि अपनाई जाती थी वो क्या थी, पेपर कटिंग विधि। पेपर पेपर कटिंग या ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट मेथड। पेपर कटिंग या ड्रॉपलेट मेथड, तो ये कब था, इंडो ग्रीक से पहले। तो पेपर कटिंग या ड्रॉपलेट मेथड क्या है, मान लीजिए यह कोई सीट है, चांदी की सीट है, मान लीजिए चांदी की सीट है। तो क्या किया इन्होंने, चांदी की सीट को ऐसे पांच छह टुकड़ों में, ऐसे पांच छह टुकड़ों में इसको कर लिया, ठीक। मैंने चांदी की सीट को क्या किया, अब इसको काट के ऐसे, इसको काट के निकाल लिया, इतना काट के निकाल लिया। चांदी की सीट है, इसको इतना काट के निकाल लिया, और इसी पे कुछ ठप्पा मार के, ऐसे कुछ ठप्पा मार के, ऐसे कुछ पंच मार के कोई चिन्ह बना दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका सिक्का। क्या किया, कोई एक सीट उठाई, मान लीजिए चांदी की सीट है, उसको ऐसे कट कर लिया, पेपर कटिंग ऐसे कट कर लिया, फिर उस पर कुछ ऐसे पंच मार के या ठप्पा मार के कुछ चिन्ह बना दिया, ठीक। तो ये जब चिन्ह बना दिया तो ये हो गया आपका सिक्का हो गया। या कहीं कहीं आप देखेंगे इसी पे ड्रॉप कर दिया, कुछ मटेरियल ला के इसी इसी पे पिघला कर इसी पे कुछ गिरा दिया, तो ऐसे इस प्रकार के सिक्के बन गए, ऐसे पिघला के कुछ इसी पे गिरा दिया, ठीक। तो ये तो इंडो ग्रीक के पहले इस तरह ये मेथड अपनाई जाता था भारत में। भारत में इंडो ग्रीक के पहले जो सिक्के बनाए जाते थे वो इसी विधि से बनाए जाते थे, ठीक। जब इंडो ग्रीक आए तब क्या किए, अच्छा, इस क्या इन सिक्कों में शेप, साइज, ये सब एक समान होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कटिंग है, तो उनमें कोई कटिंग करने में तमाम चीजें इधर उधर, मतलब शेप साइज डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब सिक्का एक समान सिक्के नहीं होंगे। लेकिन जब इंडो ग्रीक आए तो इन्होंने क्या किया, सांचे में ढले सिक्के, ऐसे सांचा बनाकर सांचे में ढाले हुए सिक्के इन्होंने बनाए, ठीक।
यहाँ पे सांचा नहीं, यहाँ कटिंग करके, तो कटिंग करने में शेप साइज एक साथ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जब इंडो ग्रीक आए तो इन्होंने सांचे में डले सिक्के किए, तो इसका जो शेप था, इसका जो साइज है, ये सारी चीजें एकदम स्टैंडर्ड हो गई, मानकी हो गई, ठीक। अच्छा, इस सिक्कों पे क्या करते थे इंडो ग्रीक, क्या करते थे, इस पे शासकों के नाम, किसी सिक्कों पे शासकों के नाम या शासकों की आकृति, ये तमाम चीजें ऐसे इस पे दर्शाते थे। तो इंडो ग्रीक के आने से भारत में जो सिक्के बनाने की कला है वो विकसित हुई, सिक्के बनाने की कला विकसित हुई। पहले भारत इंडो ग्रीक के पहले भारत के जो सिक्के थे वो स्टैंडर्ड नहीं थे, मानकी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका शेप साइज एक समान नहीं था, ठीक। और जब ये आए तो इन्होंने सांचे में ढले सिक्के जिसका शेप साइज सब कुछ एक तरह या मानकी हो गया, और इन सिक्कों पे पहले इस पे ठप्पा मारा जाता, इन सिक्कों पे आकृति और शासकों के नाम, ये तमाम चीजें बनाई जाती थी, ठीक। तो सिक्के बनाने की कला में यही विकास हुआ, ठीक। अच्छा, सिक्कों से संबंधित चर्चा मैं आपको अभी सारा डिटेल करूंगा। ये तो मैंने आपको, अच्छा, ये चीजें आपको किताबों में लिखी तो है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, ठीक। अब आप एक सोच रहे होंगे कि ये सिक्के, ये तमाम चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा, जो मारपीट हुई वो नहीं बता रहे। भाई, उससे जब क्वेश्चन ही नहीं आते तो उसको मैं क्यों बताऊं? इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, इंडो ग्रीक के बाद ये तो कंप्लीट हो गया आपका इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद का मैंने बताया था कौन सा राजा आते हैं विदेशी? आईएसपी की आईपीएस? आईएसपी, माईएसपी, यानी कि शक आएंगे। तो आगे के लेक्चर में हम शकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप चिंतन मनन करिए, ऐसे आप समझिए इसको, तब आपको क्लियर कोई चीज समझ में आएगी, ठीक। तो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।